Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 4th of July 2020 Friday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. Inspiration of the day is every day is a fresh start. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. COVID vaccine launched by August 15 ICMR. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिसेंटली भारत बायोटेक डेवलप कोवैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन मिल गई है अथॉरिटीज़ से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि ऐसी कौन सी अथॉरिटी या कौन सी एजेंसी होती है जो इंडिया में ड्रग्स के या वैक्सीन्स के क्लिनिकल ट्रायल को परमिशन देती है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि कैसी कौन सी अथॉरिटी है जो ये परमिशन देती है कंपनीज को या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को। सो एज पर दिस न्यूज़, August 15 is going to be the latest date for launch of COVID-19 vaccine by भारत बायोटेक एज पर आईसीएमआर। आईसीएमआर के एक ऑफिशियल ने बोला कि 15 अगस्त तक हम वैक्सीन डेवलप हो रही है उसका कमर्शियल लॉन्च कर देंगे। हालांकि अब इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी जनरेट हो रही है क्योंकि अभी रिसेंटली कोवैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल की ह्यूमन ट्रायल की परमिशन मिली है। और अगर हम बात करें किसी भी वैक्सीन के अप्रूवल की, मैन्युफैक्चरिंग की, सबकी प्रोसेस, तो मेनली 6 प्रोसेस होती हैं जिसके में एक सब प्रोसेस होती है क्लिनिकल डेवलपमेंट। उस क्लिनिकल डेवलपमेंट में 3 प्रोसेस होती हैं ह्यूमन ट्रायल की। तो अभी तक अगर कोवैक्सीन को फर्स्ट ट्रायल की परमिशन मिली है, फर्स्ट ट्रायल स्टार्ट हुआ भी नहीं अभी। एज पर द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस, दे आर सेइंग दैट स्टिल द रिक्रूटमेंट ऑफ पेशेंट इज़ नॉट डन। तो इतनी जल्दी 15 अगस्त तक कैसे इस कोवैक्सीन को डेवलप किया जा पाएगा, इस बात पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी आ रही है। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट प्रेशर है फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर और आईसीएमआर पर टू डेवलप कोरोना वैक्सीन और कोविड-19 वैक्सीन एज सून एज पॉसिबल। और इस तरह का प्रेशर अगर वैक्सीन डेवलपमेंट या ड्रग डेवलपमेंट में डाला जाता है तो इट मे बी हार्मफुल फॉर फ्यूचर। हो सकता है प्रेशर में आकर के कुछ ऐसे स्टैंडर्ड को, कुछ ऐसे प्री रिक्विजिट्स को और कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को रिलैक्सेशन दे दिया जाए या इग्नोर कर दिया जाए इन वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोसेस एंड लेटर ऑन दैट वैक्सीन में प्रूव हार्मफुल टू द मास। तो एक्सपर्ट का अपना इस पर कॉन्शियस पॉन्डरिंग है कि इतनी जल्दी कैसे किसी वैक्सीन को आप अप्रूवल दे सकते हैं। अगर ग्लोबल लेवल की बात करें, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन मिली है भारत बायोटेक को, ग्लोबल लेवल पर भी बहुत सारी कंपनी हैं just like Astra, Moderna, all these companies are also on a advanced stage of clinical trial। वो तो advanced stage पर है। इवन Astra की जो clinical development की process है वो 3rd stage तक पहुंच गई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो वैक्सीन आएगी वो Astra जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसी की वैक्सीन को सबसे पहले अप्रूवल मिलेगा। WTO जो होता है वो वीकली इस डेटा को अपडेट करता रहता है कि कितनी वैक्सीन ट्रायल पे चल रही हैं, कितनी किस स्टेज पर है, कितनी अप्रूवल मिलने की स्टेज पर है। तो WTO पीरियडिकली इस डेटा को अपडेट करता रहता है। तो एज पर दैट डेटा द नंबर ऑफ इवन अप्रॉक्सीमेटली 150 वैक्सीन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स आर गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। तो अब इस न्यूज़ में क्या इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने बोला है 15 अगस्त तक वैक्सीन आ जाएगी, नहीं। इस न्यूज़ में कुछ की पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जो करंट अफेयर का सेक्शन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। सबसे पहला, जो कोवैक्सीन जिसका क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है उसको आप याद रखेंगे, दैट इज इंडिजीनियसली डेवलप वैक्सीन। इंडिजीनियसली डेवलप वैक्सीन है और इसके डेवलपमेंट में अगर बात करें तो सिर्फ भारत बायोटेक ही नहीं इन्वॉल्व है, बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं, जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का भी इन्वॉल्वमेंट है। जब इस वैक्सीन के लिए रिसर्च होने वाली थी तभी भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने न्यूज़ दी थी कि इंडियन आईसीएमआर जा रहा है बायोटेक के साथ मिलकर के वैक्सीन डेवलपमेंट में। तो आईसीएमआर का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। और आईसीएमआर का एक इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, इसका भी इन्वॉल्वमेंट है। इसका कैसे, बेसिकली इसी इंस्टीट्यूट ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने सबसे पहले SARS-CoV-2 का स्ट्रेन आइसोलेट किया था फ्रॉम अ पेशेंट। तो इन 3 इंस्टीट्यूट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आप कह सकते हैं, आईसीएमआर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे एंड भारत बायोटेक।
तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीन बेसिकली दो तरह की होती हैं, जिसमें एक होता है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, जिसमें जो वायरस होता है उसी को पेशेंट की बॉडी में एडमिनिस्टर करके एंटीबॉडीज डेवलप करी जाती हैं, वैक्सीनेशन दिया जाता है। बट वो वायरस एटेन्यूएटेड होता है, मतलब वीकेंड होता है। तो एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती हैं, एक होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में डेड वायरस, कमज़ोर वायरस नहीं, वीकेंड वायरस नहीं, डेड वायरस पेशेंट्स की बॉडी में इंजेक्ट करके एंटीबॉडीज डेवलप करी जाती हैं, इम्यून सिस्टम डेवलप किया जाता है। दो तरह की वैक्सीन होती हैं, याद रखेंगे, लाइव एटेन्यूएटेड एंड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। तो ये जो कोवैक्सीन है, ये कौन सी है, ये है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। मीन्स इसमें जो वायरस का जो स्ट्रेन है, दैट इज डेड स्ट्रेन, इज बीइंग यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग इनटू द पेशेंट्स बॉडी। तो ये तीन की पॉइंट्स तो आप याद रखेंगे। इसके अलावा आप ये भी पढ़ सकते हैं कि क्या वैक्सीन डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है। तो बेसिकली 6 स्टेज होती हैं वैक्सीन डेवलपमेंट में, और सबसे लास्ट स्टेज जो होती है वो क्वालिटी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कंट्रोल की होती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है वो क्लिनिकल डेवलपमेंट की स्टेज होती है। इस स्टेज में क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल मिलता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, कि वो उन्होंने जो वैक्सीन, जो ड्रग डेवलप करी है, उसका क्लिनिकल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल कर सकें। और वो 3 फेजेस में होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में अप्रॉक्सीमेटली 100 सैंपल साइज लिया जाता है, फेज 2 में 1000 का सैंपल साइज लिया जाता है, फेज 3 में 1000 से ज़्यादा का सैंपल साइज लिया जाता है। तो इंक्रीजिंग मैनर में सैंपल साइज लेकर पे उन पर ड्रग और वैक्सीन की टेस्टिंग होती है। और फेज 3 में अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं, देन ओनली कंपनीज और द pharmaceutical agency will get the approval by the authorities or the government। तो अगर कोवैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल का अप्रूवल मिला है, तो इस बात के कोई बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है कि वो अल्टीमेटली फेज 3 तक पहुँचे। अगर हम बात करें रिजेक्शन रेट की, तो रिजेक्शन रेट बहुत हाई है वैक्सीन डेवलपमेंट की प्रोसेस में। हर स्टेज पे अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% वैक्सीन रिजेक्ट होती चली जाती हैं। तो बहुत कम ऐसी वैक्सीन होती हैं, बहुत ही कम ऐसे ट्रायल होते हैं जो एक्चुअली फाइनल स्टेज और अप्रूवल की स्टेज तक पहुँचते हैं। तो कोवैक्सीन का अभी ट्रायल स्टार्ट हुआ है, ये अगस्त तक लॉन्च होगी भी कि नहीं होगी, इसमें भी क्वेश्चन मार्क एक्सपर्ट रेस कर रहे हैं। इतनी जल्दी सारे क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे हो जाएंगे, इस पर भी क्वेश्चन मार्क है, या जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका कंसर्न है। क्योंकि एज पर द इंडिविजुअल्स दोज हु आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस आर सेइंग रिक्रूटमेंट ऑफ द पेशेंट हैज़ नॉट इवन स्टार्टेड येट। So the experts and the doctors and the medical fraternity is skeptical about it, that how it is possible that ICMR is going to launch the Covaxin so fast even before August 15। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1। इंटेल कैपिटल इन्वेस्ट ₹1894 करोड़ इन जियो। अभी 2 वीक पहले रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने आप को नेट डेट फ्री कंपनी अनाउंस किया था, इवन वेल अहेड ऑफ इट्स डेडलाइन ऑफ मार्च 21। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अब चूंकि रिलायंस इंडस्ट्री नेट डेट फ्री कंपनी हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अब आने वाले टाइम में स्टेक सेल देखने को ना मिले। बट ऑन फ्राइडे रिलायंस इंडस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड अ स्टेक सेल ऑफ 0.39% इन इट्स डिजिटल सब्सिडरी दैट इज जियो प्लेटफॉर्म टू इंटेल कैपिटल फॉर वर्थ ₹1894 करोड़, जिसको मिलाकर के अब रिलायंस ने अपना 25.09% का स्टेक रिलायंस जियो में सेल कर दिया है। और टोटल 11 इन्वेस्टर्स हैं जो ये 25.09% का रिलायंस जियो का स्टेक हेल्ड करते हैं। all these are the private equity firms and many are the sovereign fund of Saudi Arabia। So in past 2 months, Reliance Jio has raised approximately 1.17 trillion through stake sale to ramp up its digital service business। और डेट रिडक्शन का जो गोल है वो रिलायंस जियो और या रिलायंस इंडस्ट्री RIL ऑलरेडी अचीव कर चुका है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द इंटेल कैपिटल, तो बेसिकली इंटेल कैपिटल इज द आर्म ऑफ इंटेल। हम सभी को इंटेल के बारे में पता होगा, सबके कंप्यूटर में इंटेल चल रहा है। तो इज द आर्म ऑफ इंटेल दैट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर।
तो उसी की एक कैपिटल आर्म है इंटेल कैपिटल, जिसने रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किया है। और अगर हम बात करें तो ये हम देख सकते हैं ये 11 इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अभी तक जियो में डिफरेंट फॉर्म में इन्वेस्ट किया है और कुछ कुछ अमाउंट का स्टेक खरीदा। सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर है वो फेसबुक रहा है। और बाय दिस स्टेक सेल प्रोसेस टिल टुडे रिलायंस हैज़ actually raised up the fund of 1.17 ट्रिलियन। और ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा फंड रेजिंग रहा है कैपिटल या स्टेक सेल के प्रोसेस के थ्रू। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 1। गवर्नमेंट बैन्स पावर गियर्स इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। अब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के बाद मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने भी चाइना से आने वाले वो सारे इक्विपमेंट जो बेसिकली पावर सप्लाई सिस्टम और नेटवर्किंग में यूज होते थे, उन सबको बैन कर दिया है। एंड व्हाट इज द रीजन मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज साइटिंग इज ऑन द ग्राउंड ऑफ सिक्योरिटी एंड साइबर थ्रेट। तो अब जितना भी इंपोर्ट पावर सप्लाई सिस्टम और नेटवर्किंग में आएगा उसको प्रायर गवर्नमेंट परमिशन की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रायर रेफरेंस लिस्ट बनाई है उन सारी कंट्रीज की, और उस कंट्री से जितना भी पावर सप्लाई इंडस्ट्री में, पावर सप्लाई सिस्टम में, नेटवर्क में जितना भी इंपोर्ट आएगा, अगर वो उस प्रायर रेफरेंस लिस्ट में जो कंट्रीज हैं वहां से आ रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल जरूरी होगी, मैंडेटरी होगी। ऑल इक्विपमेंट्स, कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स इंपोर्टेड for use in power supply system and network shall now be tested by physically in order to check any embedded malware, ट्रोजन एंड साइबर थ्रेट। जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटेलिजेंस इनपुट मिला हुआ है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया पे एक स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक हुआ था, वैसा ही साइबर अटैक अब इंडिया पर भी होने वाला है, इंडिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी होने वाला है। तो हमारा पावर सप्लाई, ग्रिड सिस्टम, हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेज, ये सब हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट इज वाई इन सभी एरियाज में आने वाला जो इंपोर्ट है, स्पेशली जो चाइना से आ रहा है, उस पर गवर्नमेंट ने 100% फिजिकल चेकिंग का क्लॉज लगा रखा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने भी अब पावर सप्लाई सिस्टम और नेटवर्किंग में जितने भी इक्विपमेंट्स, पार्ट एंड पार्सल आ रहे हैं चाइना से या प्रायर रेफरेंस लिस्ट की कंट्री से, उन सारे कंट्रीज को पहले 100% पहले तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, देन दे हैव टू फॉलो द फिजिकल टेस्टिंग इन ऑर्डर टू prove that their equipments, their networking parts and parcels are not containing any sort of malware, trojan and cyber threat। पावर सप्लाई इक्विपमेंट्स में क्या क्या इक्विपमेंट बेसिकली आते हैं, तो उसमें वो सारे इक्विपमेंट्स आते हैं जो कि पावर के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होने वाले इक्विपमेंट जैसे ट्रांसमिशन टावर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, केबल्स, मीटर्स, मोटर्स, ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, इस तरह के जितने भी इक्विपमेंट जो कि पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होंगे, अब उनको प्रायर गवर्नमेंट परमिशन की जरूरत पड़ेगी चाइना से आने के लिए। As the power infrastructure is increasing powered by information technology and artificial intelligence, क्योंकि अब मैक्सिमम जो हमारा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंप्यूटर ऑपरेटेड हो गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस हो गया, इसीलिए इस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अब थ्रेट है एज पर द साइबर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इनपुट, क्योंकि ये आईटी पर बेस्ड है और पूरा जो कंप्यूटर एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग चलती है, सबके थ्रू ही हमारा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर अब मैनेज होता है। दैट इज वाई आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हमारा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर भी रिस्क पर है फॉर साइबर सिक्योरिटी अटैक, और उसी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने फिलहाल के लिए प्रायर रेफरेंस लिस्ट से आने वाले सभी इंपोर्ट्स जो कि पावर सप्लाई इक्विपमेंट्स की तरह यूज होते हैं उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। अगर हम बात करें इंडिया की इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इंडस्ट्री की, तो कितना प्रोडक्शन हम करते हैं, कितना हम इंपोर्ट करते हैं और उस इंपोर्ट में कितना इंपोर्ट चाइना से आता है, तो उसके बारे में ये ग्राफ दिया गया। तो आप देख सकते हैं दैट ब्लू लाइन और ब्लू बार इंडिकेट्स द टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन, स्काई ब्लू इंडिकेट्स द total imports and the red bar indicates the total imports from China। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है, इवन इन केस ऑफ चाइना इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। पहले हमारा
फर्स्ट 17 में 2017 में इट वाज 18,000, देन 18 में 19,000 एंड इन 19 में इट हैज़ इंक्रीज अप टू 21,000 करोड़। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब इस पर भी बैन लगाने जा रही है। दिस डेटा हैज़ बीन कलेक्टेड फ्रॉम इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, IEEMA भी बोलते हैं इसको। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 4। सर्विस एक्टिविटी श्रिंक फॉर 4 months in June due to the poor domestic demand and low export orders. The service activity in Indian economy has contracted for 4 consecutive months in June. और इसका सीधा रीज़न जो नेशन वाइड लॉकडाउन हुआ था बिकॉज ऑफ द कोविड-19, उसकी वजह से सर्विस एक्टिविटी इंडिया में चौथे मंथ में कंटिन्यूअसली फॉल करी है। और अभी हमने रिसेंटली न्यूज़ डिस्कस करी थी जहाँ पर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हुआ था जून के मंथ, PMI मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हुआ था, बट यहाँ सर्विस के केस में आप देख सकते हैं एज पर द डेटा कलेक्टेड बाय IHS मार्केट सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स, सर्विस PMI रिमेन कॉन्ट्रैक्शनरी। सर्विस PMI स्टिल कॉन्ट्रैक्शनरी है जो कि 33.7% तक आ गया है जून के महीने में, और मई के महीने से ये 12.6% और अप्रैल में इट वाज 5.4%। और आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि PMI जब 50 से ऊपर होता है तो दैट इज एक्सपेंशनरी एंड गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी, 50 से नीचे होता है दैट इज कॉन्ट्रैक्शनरी इन नेचर एंड इट इज नॉट गुड फॉर एनी इकोनॉमी। तो मैन्युफैक्चरिंग का जो PMI है वो इस बार इंप्रूव करता हुआ जून में दिखा है, बट सर्विस के केस में अभी भी कॉन्ट्रैक्शनरी पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों हो रहा है? जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है देन व्हाई नॉट सर्विस? इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। बट जो एक्सपर्ट हैं उनके अकॉर्डिंग एक्सटेंडेड शटडाउन एंड वीक डिमांड हर्ट्स द आउटपुट इन जून, ऑल्दो द डाउन टर्न लॉस मोमेंटम इट रिमेन स्ट्रॉन्ग एज कोविड-19 पैंडेमिक कर्टेल इनटेक ऑफ न्यू वर्क एंड डिसरप्टेड ऑपरेशंस। अगर इंडिया की सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया की सर्विस इंडस्ट्री में हमारे जो बेसिकली आईटी इंडस्ट्री जो हमारी आती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। टूरिज्म हो, IT हो, ट्रैवल हो, ये सारे, हॉस्पिटैलिटी, ये सारे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं टर्शरी में। और अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा मैक्सिमम जो IT सेक्टर है, चाहे वो बड़ी IT कंपनीज हो चाहे वो छोटी IT कंपनीज हो, उनका बिजनेस हमारे जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनसे आने वाले प्रोजेक्ट्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि जो अमेरिका से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जो यूरोपियन नेशन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उन पर डिपेंडेंसी इंडिया के सर्विस सेक्टर की बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं अमेरिका हो चाहे बहुत सारे यूरोपियन नेशंस हों, दे ऑल आर सफरिंग फ्रॉम द हिट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, और बहुत ज़्यादा सिचुएशन वहाँ पर ख़राब है। ऑन द अदर हैंड उसके बाद अगर अमेरिका की आप बात करें तो अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा एंटी ग्लोबलाइजेशन वेव चल रही है या रिस्ट्रिक्टेड या इनवर्ट लुकिंग पॉलिसी पॉस्चर गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है। तो उस सब की वजह से जो सर्विस सेक्टर बेसिकली जो हमारा IT सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा हिट्स हुआ है, उनके पास बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं आए हैं इस सिचुएशन में, और जिसकी वजह से जो सर्विस एक्टिविटी है वो कॉन्ट्रैक्शन में गई है जून के मंथ में, क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमी मार्च, अप्रैल और मई के मंथ्स में लॉकडाउन की सिचुएशन में रही है, तो बहुत ज़्यादा नए प्रोजेक्ट्स नहीं आए हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। न्यू ऑर्डर्स फेल एट अ शार्प पेस इन जून, फर्म्स एट्रीब्यूटेड दिस टू रिड्यूस कंजम्पशन एंड लोअर रिक्वायरमेंट ऑफ की क्लाइंट्स। और की क्लाइंट्स हमारे कौन से हैं? बेसिकली ऑल द की क्लाइंट्स और IT सेक्टर स्पेशली resides on a developed nation. The survey also said in some cases customer had closed their business because of the unfavorable environment, जिसकी वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हुआ है। ट्रैवल इंडस्ट्री हिंडर हुई है, देखिए इंडिया में ट्रैवल आता था, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट आते थे, कोविड-19 की वजह से वो बहुत ज़्यादा हिट्स हुई है। सो एज अ रिजल्ट ले ऑफ the worker continue across the sector, job losses were attributed to lower business requirement, although some companies reported poor staff availability according to the survey। तो ये सारे जो रीज़न हैं बेसिकली इन सब रीज़न की वजह से ही हमारे यहाँ जो सर्विस एक्टिविटी में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसी कॉन्ट्रैक्शन को, वर्किंग ट्रेंड्स को देखें ग्राफ पे, तो आप देख सकते हैं
जून के मंथ से अप्रॉक्सीमेटली स्टेबल कंडीशन, देन जून 19 से स्टेबल बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट तो नहीं है, बट सडनली आप देख सकते हैं मार्च, अप्रैल और जून में भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन रहा है। इंप्रूवमेंट प्री कोविड-19 की सिचुएशन तो अभी अचीव हुई नहीं है। ये जो ऑरेंज वाला लाइन है, ऑरेंज वाली लाइन, दैट इज पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग, और जो ये ग्रे वाली लाइन है दैट इंडिकेट्स पीएमआई सर्विसेज। हालांकि पिछली न्यूज़ में वी वर एक्सपेक्टिंग कि पीएमआई सर्विसेज भी इंक्रीज हुआ होगा, बट एज पर द एजेंसी द पीएमआई सर्विसेज स्टिल कंटिन्यू टू डाउनग्रेड। और इसका सीधा रीज़न यही है कि कोविड-19 की वजह से हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे, न्यू प्रोजेक्ट्स रिन्यूअल नहीं हुए, नए प्रोजेक्ट्स नहीं आए, बहुत सारे बिजनेस शट डाउन हो गए। अमेरिका की इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, इन सब की वजह से जो सर्विस सेक्टर है इंडिया को, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 7, गरीब कल्याण में हर्ट एफसीआई फाइनेंशियली। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अगर आपको याद हो तो हमारे जो पीएम आए थे जिन्होंने देश के नाम संबोधन किया था, उसमें उन्होंने अपनी पीएम गरीब कल्याण योजना को आगे 5 महीनों के लिए एक्सटेंड कर दिया था टिल नवंबर। तो उसकी वजह से बहुत सारे जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं, स्पेशली जो पुअर पीपल हैं, जो पुअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, दे विल गेट बेनिफिटेड। और इससे जो एफसीआई इंडिया के जो बल्जिंग इन्वेंट्रीज हैं उनको भी क्लियर ऑफ करने में हेल्प मिलेगी। बट जो सब्सिडी बर्डन होगा एफसीआई पर, सब्सिडी बर्डन ऑन एफसीआई विल इंक्रीज। और एफसीआई ऑलरेडी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की कंडीशन में चल रही है कोविड-19 से पहले भी, और इस तरह का जो सब्सिडी बर्डन आएगा एफसीआई पर, क्यों? क्योंकि एफसीआई को फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपने जो इन्वेंट्रीज हैं, फूड आइटम्स हैं, ग्रेन्स हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसकी कॉस्ट एफसीआई पर बहुत ज़्यादा आएगी, जिससे कि एफसीआई की जो डिपेंडेंसी है लोन पर या मार्केट बोरोइंग्स पर और बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी एफसीआई की जो बोरोइंग्स हैं, मार्केट बोरोइंग्स हैं, लोन है, वो एफसीआई पर बहुत ज़्यादा है। बट गरीब कल्याण योजना के बाद जो ऑलरेडी बर्डन एफसीआई है उस पर सब्सिडी बर्डन ज़्यादा आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पीएमजेकेवाई स्कीम। तो ऐसा कहा जा रहा है गवर्नमेंट को जो बजटरी एलोकेशन इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने जो बजटरी एलोकेशन किया था एफसीआई का, उस बजटरी एलोकेशन को गवर्नमेंट को अब इस करंट फाइनेंशियल ईयर में बढ़ाना पड़ेगा इफ गवर्नमेंट want this गरीब कल्याण योजना to be beneficial for beneficiary as well as FCI, क्योंकि बजट एलोकेशन तो कोविड-19 की सिचुएशन को देख करके नहीं किया गया था, वो तो उस फरवरी में बजट आया था जिसमें ये एक्सपेक्ट नहीं था कि कोविड-19 जैसी कोई सिचुएशन आएगी इंडिया में। तो बजट का जो एलोकेशन हुआ था एफसीआई को, वो तो नॉर्मल सिचुएशन या नॉर्मल अकॉर्डिंग या नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग हुआ था। बट अब कोविड-19 की वजह से जो गरीब कल्याण योजना चलाई जा रही है, जिस पर जो फ्री ग्रेन देने की बात हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अब एफसीआई पर लोड बढ़ेगा और एफसीआई का जो बजट एलोकेशन है दैट इज नॉट एक्चुअली वेरी मच सफिशिएंट टू पे फॉर द एक्स्ट्रा ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन. So it's a time that government should increase the budgetary allocation for FCI so that FCI will be able to pay for extra grain distribution and can actually bear the burden of subsidy. बट अब ऐसे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि अभी फिलहाल के लिए गवर्नमेंट एफसीआई का बजटरी एलोकेशन इंक्रीज करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही शॉर्ट ऑफ रेवेन्यू चल रही है। और अगर इस तरह की सिचुएशन आई तो एफसीआई के जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की कंडीशन है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। अगर हम एफसीआई की फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो इवन बिफोर कोविड-19 स्ट्रक द एफसीआई हैड एन आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2.54 ट्रिलियन फ्रॉम नेशनल स्मॉल सेविंग फंड एनएसएसएफ की अप्रॉक्सीमेटली 2.5 ट्रिलियन का लोन एफसीआई पर था एज पर मार्च 31, 2020। तो अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और आ गया है, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड एनएसएसएफ। तो अगर आप बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी ऐसे एग्जाम से भी हो गया, आरबीआई हो गया, बैंकिंग, तो उस केस में अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नेशनल स्मॉल सेविंग फंड। तो इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा।
F loans have been the government default options to fund the expenditure in the past few years as it tries to ensure that fiscal deficit is kept in check. होता क्या है, गवर्नमेंट अब इस जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है इसको बहुत ज़्यादा पिछले कुछ सालों में यूज़ कर रही है इन ऑर्डर टू फाइनेंस द ऑल गवर्नमेंट ओन डिपार्टमेंट जस्ट लाइक FCI जो कॉर्पोरेशन है गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है जहाँ पर एक्चुअली फाइनेंस की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट अब नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स के थ्रू आउटस्टैंडिंग या लोन डिस्ट्रीब्यूशन करती है उन डिपार्टमेंट्स को, उन कॉर्पोरेशंस को, जिससे क्या होता है गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट का जो डेटा है, आप कह सकते हैं एक्चुअली डेटा, इट्स नॉट रियल, जो फिजिकल डेफिसिट का डेटा है वो चेक में रहता है, वो लिमिट में रिफ्लेक्ट होता है। ऑल्दो लोन तो जा रहा है बट वो बुक में, इनिशियली बुक में नहीं आ रहा क्योंकि वो NSFS के थ्रू लोन दिया गया है। तो FCI ने भी अपने फाइनेंस को, अपने एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए, अपने एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए पिछले कई सालों से लगातार नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से लोन लिया है और मार्च 31 तक वो लोन इतना ज़्यादा हो गया था कि उसका अमाउंट 2.5 ट्रिलियन तक पहुंच चुका था, जो कि FCI के लिए इमीडिएटली फिल आउट करना या वापस करना, रिटर्न करना पॉसिबल नहीं था। कोई इंप्रूवमेंट हो पाता या कुछ और चीज़ें होती, इससे पहले कोविड-19 स्टक किया और गवर्नमेंट ने जो स्कीम लाई है, अब उस स्कीम के बाद जो ऑलरेडी डिस्ट्रेस कॉरपोरेशन है FCI, उस पर और ज़्यादा स्ट्रेस आएगा उस सब्सिडी को बेयर करने का। दैट इज़ वाई एक्सपर्ट आर डिमांडिंग दैट गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द बजटरी एलोकेशन ऑफ FCI, अदरवाइज एक और सिक यूनिट गवर्नमेंट की टर्न अप हो जाएगी। सो इट इज़ द टाइम फॉर द गवर्नमेंट to catch the bull by his horns। अगर हम देखें FCI की बोरोइंग स्पेशली NSSF से, तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है। फाइनेंशियल ईयर 2017 से 21 तक ये कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। कितना बैलेंस है, कितना फ्रेश बोरोइंग रहा, कितना रीपेमेंट रहा, तो रीपेमेंट तो आप देख सकते हैं बिल्कुल नील रहा है। इवन फाइनेंशियल ईयर 17 में नील रहा है, 18 में कुछ रीपेमेंट हुआ, 19 में कुछ रीपेमेंट हुआ, 20 में रीपेमेंट हुआ, बट बोरोइंग्स जो है वो एक्चुअली ओपनिंग बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है, एडिशनल बोरोइंग्स भी बढ़ रही हैं, रीपेमेंट उतने अमाउंट में नहीं बढ़ रहा जितने अमाउंट में बोरोइंग्स बढ़ रही है। तो अब FCI भी एक ऐसी यूनिट आ रही है, सिक यूनिट के फॉर्म में इमर्ज हो रही है, तो गवर्नमेंट को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट रियली वांट टू मेक टर्न इट अप एज अ प्रॉफिटेबल एंटिटी और एक्चुअली रेवेन्यू न्यूट्रल एंटिटी। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 गिवन ऑन पेज नंबर 10, इक्विटी फंड रेजिंग अप 50% इन H120। कैलेंडर ईयर 2020 के फर्स्ट हाफ में, कैलेंडर ईयर 2020 मतलब फाइनेंशियल ईयर स्टूडेंट नहीं, यहाँ पर कैलेंडर ईयर की बात हो रही है, मतलब जून 20 से जो स्टार्ट हुआ है उसको हम कैलेंडर ईयर बोलना, तो जनवरी 20 से जो स्टार्ट हुआ है उसको हम कैलेंडर ईयर बोला। तो जैसा कि जून खत्म हो चुका है तो हमारा ये फर्स्ट हाफ निकल गया है कैलेंडर ईयर 2020 का। तो एज पर द डेटा इस कैलेंडर ईयर 2020 का फर्स्ट हाफ निकल गया और इस फर्स्ट हाफ में इक्विटी कैपिटल मार्केट एक्टिविटी हैज जंप्ड ओवर 50%। तो 50% का इंक्रीमेंट देखा गया इक्विटी कैपिटल मार्केट में। और अगर हम बात करें कि जो बड़ी बड़ी कंपनी, जो बेसिक जो कंपनीज रिस्पॉन्सिबल हैं इस जंप अप के लिए, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्री एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये बड़ी कंपनीज के जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन इन्वेस्टमेंट सेलिंग, जो स्टेक सेलिंग हुई है उसकी वजह से इक्विटी कैपिटल जो मार्केट है वो 50% तक जंप किया है कैलेंडर ईयर 2020 के फर्स्ट हाफ में। ऑल्दो ECM fee collection has been dipped up to 7% as investment banks sacrifice fees to back bigger mandate। और जैसा कि हम देख ही रहे हैं, आज भी हमने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्री ने भी अपनी इक्विटी सेल किया है। इसी तरह से आप ये कह सकते हैं कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से ये इक्विटी फंड रेजिंग की जो एक्टिविटी चली है, जो इक्विटी कैपिटल मार्केट में जो एक्टिविटी जंप हुई बिकॉज ऑफ दिस COVID-19 induced economic opportunity, you can say that Reliance Industry is also using this COVID-19 induced pandemic as an opportunity to make its company net debt free। तो ऐसा बहुत सारी अदर कंपनीज ने भी किया है। So this comes at a time when equity capital raising jumped 52%, just surpassing the $20 billion mark and almost nearing 2019 full year tally। ये जितना हमने इस बार 50% इंक्रीज किया, ये पिछले साल का पूरे ईयर का कलेक्शन रहा है। And if we talk about the ECM underwriting fee, तो ECM underwriting fee stood at $96 million in the
first half of calendar year 26.7% lower than the corresponding period in 2019. But banks are actually ready to sacrifice the ECM fee because of the back bigger mandate. और एक्सपर्ट का ये कहना है कि जो फी कलेक्शन में जो डिप आया है, जो डिक्रीज आया है, ये इसलिए आया है क्योंकि जो ईसीएम का टोटल पाई, अगर हम बोले कि ईसीएम में कितनी एक्टिविटीज आती है, तो बेसिकली ईसीएम में हमारे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स भी आती हैं, हमारे राइट इश्यूज भी आते हैं, हमारे क्यूआईपीज भी आते हैं, ब्लॉक सेल्स भी आती हैं। तो इन सारे बहुत सारे एक्टिविटीज कवर होती हैं इक्विटी फंड रेजिंग में, ईसीएम में। तो उसमें एक्सपर्ट का ये कहना है कि जो ये फी कलेक्शन में जो डिप हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो आईपीओ का शेयर रहा है टोटल ईसीएम पाई में, आईपीओस कम इशू किए हैं पब्लिक ने, तो वो शेयर लो रहा है, जिसकी वजह से जो फी कलेक्शन हुआ है उसमें डिप देखा गया है। So for this year only one IPO, that is SBI Cards has hit the market। अभी तक केवल एक IPO SBI कार्ड के थ्रू इनिशिएट हुआ है इस बार फर्स्ट हाफ में इस कैलेंडर ईयर के। जबकि अगर हम बात करें राइट इश्यूज की, क्यूआईपीज की, तो ये ब्लॉक सेल्स की, तो ये हमें ज़्यादा देखने को मिले। दैट इज वाई देर इज अ डिप इन द कलेक्शन ऑफ फी। सो एज पर द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ प्राइम डेटाबेस, whatever trend we are seeing is predominantly follow on offerings like right issues, QIP and block sale, जो कि हमने ऑलरेडी रिलायंस इंडस्ट्री, HUL और इवन कई बैंक के केसेस में भी देखा है। द फी इज मच हायर फॉर IPOs देन एनी सब्सिक्वेंट ऑफरिंग एज एफर्ट्स इन्वॉल्व एंड टाइम टेकन बाय इन्वेस्टमेंट बैंकर्स फॉर IPOs is higher. That is why in this scenario IPO is less preferred than right issues, QIPs and block sale, क्योंकि IPOs की फीस ज़्यादा होती है, इसलिए भी IPO कम प्रेफर किया गया। IPO is a time taking process. That is why investment bankers are actually not preferring the IPO. The companies are not preferring the IPO in order to raise the equity. They are using right issues, QIPs and block sale medium. Also, large listed companies always bargain hard on fee going forward. The IPO market must revive for fee incomes to increase as per the managing director of Prime Database. अब देख लेते हैं some other news clips. UK Bharti win OneWeb to spend $1 billion on revival. So, a consortium led by Bharti Enterprises has won the bid for OneWeb, a bankrupt firm that makes satellite in UK and in US. So now Bharti had bid jointly with UK government for the auction that was seen as controversial. They would invest around $500 million each to acquire the OneWeb, which has declared bankrupt लास्ट ईयर। तो अब यूके और भारती का जो कंसोर्शियम था उसने OneWeb का कॉन्ट्रैक्ट विन कर दिया है और दोनों ही कंपनी सेपरेटली अप्रोक्सीमेटली $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगी इन ऑर्डर टू रिवाइव OneWeb। आप देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप। गवर्नमेंट रेजेस BSNL बोरोइंग लिमिट। तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस जो कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL है, उसको गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए रिलीफ दिया है, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, या आप ये कह सकते हैं गवर्नमेंट को प्रेसिडेंशियल अप्रूवल मिल गया है BSNL की बोरोइंग लिमिट्स को बढ़ाने का, जो कि पहले अप्रोक्सीमेटली 31,213 करोड़ थी, अब इसको बढ़ा करके 39,713 करोड़ कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब BSNL अप्रोक्सीमेटली 8,000 करोड़ का जो फंड है वो रेज कर पाएगा थ्रू सोवरेन गारंटी बॉन्ड इन दिस फाइनेंशियल ईयर 21। हालांकि इससे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस कंडीशंस रहेंगे, बट एक्चुअली जिस तरह से BSNL पिछले कुछ सालों से फंड और लिक्विडिटी क्राइसिस से सफ़र कर रहा है, तो उसके लिए अब एक ब्रीदर की तरह ये काम करेगा। अब रिसेंटली आने वाले टाइम में हमें BSNL के सोवरेन बॉन्ड देखने को मिलेंगे वर्थ ₹8,500 करोड़।
और इसमें कुछ डेटा दिया हुआ है जो आप डिटेल में देख सकते हैं कि कितना एक्सपेंडिचर होता है ईयरली या कितना एक्सपेंडिचर ड्यू है बीएसएनएल पर, कितना बैंक अमाउंट ड्यू है, कितना रिवेन्यू उनका आता है, कितना स्टाफ सैलरी ड्यू है, कितनी अदर लायबिलिटीज, रीपेमेंट्स ऑफ लोन, बहुत सारे डेटा है। इस डेटा को रखने की जरूरत नहीं, बट आप एक यू कैन हैव अ वन लुक ऑन दिस इन ऑर्डर टू जज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बीएसएनएल। सो अभी की न्यूज़ इतनी है कि गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है, जिससे कि अब बीएसएनएल को जो 4G नेटवर्क में जो रोल आउट करना था, जो नए टेंडर लाने थे, उसमें बीएसएनएल को हेल्प मिलेगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। आरबीआई टू गेन कंट्रोल ऑन कोऑपरेटिव बैंक्स इन एन फेस्ड मैनर। रिसेंटली हमने ये न्यूज़ डिस्कस करी थी कि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस इशू किया था। उस ऑर्डिनेंस में जो तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स थे उन पर आरबीआई का कंट्रोल बढ़ गया था। हालांकि जो सिंगल स्टेट में ऑपरेट करते हैं, जो वन स्टेट में ऑपरेट करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, उनके लिए कोई ज़्यादा प्रोविजन नहीं आए थे उस ऑर्डिनेंस में। बट अब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, उनका ये कहना है कि इन अपकमिंग टाइम गवर्नमेंट विल इशू और मे इशू द न्यू ऑर्डिनेंस covering one state cooperative banks or single state cooperative banks as well. So now RBI is in proper mood to control the all types of cooperative banks in phased manner, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स को लेकर के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग तक के सारे नॉर्म्स इंक्लूड होंगे। आज की न्यूज़ ऑफ द डे, कोविड वैक्सीन लॉन्च्ड बाय अगस्त 15 आईसीएमआर। इस न्यूज़ को आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, आईसीएमआर के बारे में पढ़ लीजिएगा। कौन सी अथॉरिटी ड्रग या वैक्सीन के ट्रायल के लिए अप्रूवल देती है, इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। वैक्सीन डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। जो कोवैक्सीन आई उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इवन दो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी फाइनेंशियल एग्जाम, अगर आप आरबीआई से भी किसी का भी फाइनेंशियल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन टू दिस न्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट। यू कैन नॉट से कि सिविल सर्विसेज के जो एक्सपीरियंस हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है, बट ये जो बैंकिंग एक्सपीरियंस हैं, सेबी के जो एक्सपीरियंस हैं, उनके लिए भी ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ़ यू लाइक, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।